नमस्कार प्यारे साथियों। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। जैसा कि हम हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज आगे हम रिवीजन करेंगे द्विवेदी युग का, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जिस युग का नाम पड़ा है। जो साथी शुरुआत में तैयारी करते हैं उनको कन्फ्यूज़न भी बहुत होता है, क्योंकि एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। मुझे भी हुआ था शुरू में, लेकिन जब एक दो बार पढ़ते हैं तो अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमें पता है, द्विवेदी युग 1900 से 1920 या 18 तक माना जाता है। नगेंद्र ने 1918 तक माना है, कुछ 20 तक भी मानते हैं, लेकिन 1900 में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही द्विवेदी युग का आगमन माना जाता है। और द्विवेदी युग में हिंदी भाषा में काफ़ी सुधार हुए। गद्य और पद्य दोनों ही हिंदी भाषा में लिखे जाने लगे। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को जागरण सुधार काल कहा। जिस प्रकार से भारतेंदु काल को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहा था, वैसे ही इसको जागरण सुधार काल कहा। उसके बाद हिंदी साहित्य में अत्यधिक सुधार में दो महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का योगदान था। एक तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने तो इसको जागरण सुधार काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा कहा इस युग को। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा इस युग को कहा। इस युग में हिंदी भाषा के विकास में दो संस्थाओं यानी दो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक तो थी नागरी प्रचारणी सभा काशी, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, और दूसरी सरस्वती पत्रिका। और आपको ये भी याद रखना है कि द्विवेदी युग में ही हिंदी की जो कहानी विधा है उसका आगमन हुआ था। कहानी विधा की शुरुआत हुई थी। बाकी नाटक, उपन्यास, निबंध, इनकी शुरुआत तो पहले भारतेंदु काल में हो चुकी थी, लेकिन कहानी जो विधा है वो इसी द्विवेदी युग के साथ हमें देखने को मिलेगी। जैसे सरस्वती पत्रिका का संस्थापक तो माना जाता है चिंतामणि घोष को, जो एक बंगाली व्यक्ति थे। और इस पत्रिका का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। प्रारंभिक 1 वर्ष तक तो 1900 से 1901 तक तो सरस्वती का संपादन एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया, जिसमें 5 लोग शामिल थे: किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद और जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 5 थे। किशोर, जैसे इसका सूत्र बना रखा था मैंने, किशोर राधे श्याम सरस्वती कार्तिक में जगन्नाथ यात्रा पर गए। किशोर से किशोरीलाल गोस्वामी, राधे और श्याम राधा कृष्ण दास, और श्याम से श्याम सुंदर दास हो जाएगा, और राधे से राधा कृष्ण दास हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका हो जाएगी। कार्तिक प्रसाद खत्री हो जाएगा कार्तिक से, और जगन्नाथ यात्रा से जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। हालांकि बहुत कम ये कोचिंग में लिखे हुए हैं, बाकी मैं बहुत कम ट्रिक बनाई थी मैंने। जैसे कई साथी सारे लेखकों की, कवियों की रचनाएं ट्रिक से याद करते हैं, साथियों मुझे बहुत कठिन लगती थी, क्योंकि एक ट्रिक को याद करो तो दूसरी भूल जाओ। मैंने कभी किसी भी रचना की ट्रिक नहीं बनाई। हाँ, बस जो अष्टछाप के कवि थे उनकी ट्रिक बनाई थी, एक भारतेंदु जी जो हैं इनके नाटकों की ट्रिक बनाई थी, और एक जो तार सप्तकों के जो 7 कवि थे इनकी ट्रिक बनाई थी। 5-7 ट्रिक मुश्किल से बनाई थी मैंने हिंदी साहित्य इतिहास में, क्योंकि ट्रिक्स से फिर मेरे घोच पोच हो जाता था, याद ही नहीं रहता था कि कौन सी ट्रिक क्या है। कई साथियों को होता है, ठीक है, उनको जिस प्रकार से आपको आसानी हो, जैसे आपको याद हो वैसे ही करना चाहिए। मैं गलत नहीं मानती ट्रिक को, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे ट्रिक से कुछ याद नहीं होता था, मैं ट्रिक नहीं लगाती थी। बस मेरा रिवीजन होता था बार बार और उसी से मैं उत्तर तक पहुँच जाती थी। जब भी मैं अभ्यास करती थी तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर तक पहुँच जाती थी, मैं कभी ट्रिक नहीं बनाई। उसके बाद इस पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक की बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास रहे 1901 में। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहा है। फिर सरस्वती पत्रिका के संपादक 1901 से 1903 तक रहे श्याम सुंदर दास। उसके बाद 1903 से और 1920 तक फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ही इसके संपादक रहे। 1920 के बाद 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक देवीदत्त शुक्ल इसके संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का प्रकाशन सतल काशी से बदल इलाहाबाद कर दिया था। पहले काशी से शुरू हुई थी, पर काशी तो नहीं, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा काशी में थी। उसके बाद जब द्विवेदी जी बने तो उसको इलाहाबाद ले गए। फिर द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की बात करूँगी तो साथियों, द्विवेदी युग के कवियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो अनुशासन की धारा के कवि, जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगवानी में रचनाएं की, उनके अनुसार चले, नियमों के अनुसार, वो तो थे अनुशासन की धारा के कवि, और कुछ थे स्वच्छंद धारा के कवि। इसलिए 2 भागों में बांटा जाता है द्विवेदी युग के कवियों को। तो अनुशासन की धारा के कवि तो वो थे जो द्विवेदी युग में जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में लेखन कार्य किया। तो एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, इसमें एक उपाध्याय सिंह अरियोध थे, एक श्रीधर पाठक, एक सियाराम शरण गुप्त, एक रामचरित उपाध्याय, और एक मैथिली शरण गुप्त, और एक लोचन प्रसाद पांडे। ये तो थे
अनुशासन की धारा की कवि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो आपको एक, जैसे युग का नाम ही है तो द्विवेदी जी प्रसिद्ध हैं। एक उपाध्याय सिंह अरियोध जो हैं, ये एक श्रीधर पाठक की भी कमी रचनाएं हैं, लेकिन अनुदित रचनाएं हैं, कुछ इनकी भी आती हैं। एक मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं और इनकी रचनाओं को आपको क्रम से भी याद रखना है। और ये इनके जो नाटक हैं, उपन्यास हैं, कुछ काव्य रचनाएं हैं। तो मैथिली शरण गुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं द्विवेदी युग के। द्विवेदी जी को याद करना है, श्रीधर पाठक को याद करना है। बाकी श्याराम शरण गुप्त हैं, रामचरित उपाध्याय हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। उसके बाद स्वच्छंद धारा के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी 4 ही रचनाएं हैं, आपको याद रखनी है। मुकुटधर पांडे, इनकी रचना रूपनारायण पांडे, लाला भगवान दीन, नाथूराम शर्मा शंकर, इनकी प्रसिद्ध रचना है गर्भरंडा रहस्य, वो आपको याद रखनी है। एक दो और हैं इनकी, शंकर सरोज, ऐसी रचनाएं, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये आपको याद रखने हैं। ये अनुशासन की धारा के नहीं, स्वच्छंद धारा के कवि थे। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जो हैं, इनको द्विवेदी युग के सेनापति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेनापति जी ने जिस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया था, वैसे ही द्विवेदी युग के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं राय देवी प्रसाद। उसके बाद द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो गद्य एवं पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली की प्रधानता हो गई, यानी खड़ी बोली में साहित्य रचा जाने लगा। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता थी। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है काल क्रमानुसार, यानी वर्णन किया जाता था किसी भी चीज़ का, बहुत वर्णनात्मक तरीके से लिखी जाती थी, इसी को इतिवृत्तात्मकता बोलते हैं। और इतिवृत्तात्मकता की शुरुआत तो भारतेंदु युग से हो गई थी, लेकिन इसका पूर्णतः विकास द्विवेदी युग में, द्विवेदी काल में हुआ। तो वर्णन प्रधान रचना होती है। इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है काल क्रमानुसार डिटेल से पूरी वर्णन करते हुए कोई चीज़ को लिखना। उसके बाद तीसरा विशेषता है, तीसरी उपदेश की प्रवृत्ति, राष्ट्रीयता की भावना। जैसे कि भारतेंदु काल में हम पढ़ते हैं राष्ट्रीयता यानी राजभक्ति और देशभक्ति साथ देखने को मिलती है। वहीं द्विवेदी युग के कवि जो हैं वो खुलकर भारत यानी देशभक्ति की रचनाएं लिखने लगे थे। राष्ट्रीयता की भावना जोरों पर थी। उपेक्षित नारियों का महत्व, इस युग में उपेक्षित नारियों पर बहुत ज़्यादा लिखा गया, जैसे उर्मिला पर लिखा गया, यशोधरा पर लिखा गया। जो उपेक्षित नारी थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रचनाएं हुई इस युग में। स्वच्छंदतावादी विचारधारा, खंड काव्य की प्रधानता रही। नारी सशक्तिकरण पर बल, ऐतिहासिक वर्णनात्मक शैली का प्रयोग, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा की गई, नीति और आदर्श का निरूपण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, ये थी इसकी विशेषताएं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की आपको रचनाएं याद करनी हैं। इनके कुछ लेख प्रकाशित हुए थे, जैसे कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता। इसी लेख को मद्देनजर रखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा था 1908। फिर क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है, आर्य समाज का कोप, ये इनके कुछ लेख थे। इन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य किया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जैसे कुछ पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त इनको अपना गुरु मानते थे। तुलसीदास भी करते कैसे मानस नाद महावीर का यदि इन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ये इन्होंने अपने और महावीर जी के रिश्तों के बारे में लिखा था। गुरु शिष्य का रिश्ता था। इन्होंने भगवान राम और महावीर यानी हनुमान जी को मद्देनजर रखते हुए लिखा था। एक आपको पता ही महावीर प्रसाद द्विवेदी की लाइन प्रसिद्ध है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु भिखारी, मतलब हर चीज़ पर लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनको आपका जन्म और इनकी सारी रचनाएं आपको याद करनी हैं, और लगभग सन भी साथ में याद करने हैं मैथिली शरण गुप्त के। तो इसलिए इनकी रचनाओं का तो कोई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत भारती है 1912 में, अनंग 1925, यशोधरा 1933 है, विष्णुप्रिया है इनकी 1957 में जाकर लिखी गई थी। ये इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। साकेत है, साकेत 12 सर्गों में विभाजित है, जिसका एक 9वां सर्ग हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है पाठ्यक्रम में। इनको आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है मैथिली शरण गुप्त को। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने साकेत को आधुनिक युग का युग प्रवर्तक महाकाव्य कहा था, और साकेत के लिए गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। फिर है भारत भारती रचना, इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसके कारण इनको 1936 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये आपको मतलब मैथिली शरण गुप्त को तो आपको बहुत डिटेल में याद करना है, बहुत अच्छी प्रकार से याद करना है। इनकी बहुत सारी पंक्तियाँ भी प्रसिद्ध है। यशोधरा की पंक्ति है, देखी मैंने आज जरा क्या एक दिन हो, ऐसी ही यशोधरा अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी सखी वे मुझसे कहकर जाते, करती अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की। भारत भारती से बहुत सारी पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं इनकी। हम क्या थे क्या हो गए, आज मिलकर विचारें ये समस्याएं, हम क्या थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आज मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये इनकी सारी
रचनाएं हैं। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद हैं, इनकी आपको रचनाएं 4-5 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, ये याद करनी है। तो प्रिय प्रवास इनकी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ये आपको याद रखना है। वैदेही वनवास एक इनकी रस कलश है, जो रीति ग्रंथ माना जाता है, और उसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई थी। तो ये तो थे हमारे श्रीधर पाठक जी हैं, जैसे इनकी खुद की कुछ रचनाएं हैं और कुछ इनकी अनुदित रचनाएं हैं, जो गोल्ड स्मिथ जो अंग्रेजी लेखक थे उनकी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। एकांतवासी, योगी, श्रांत पथिक और उज्जड़ग्राम, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी की हमें 4 ही रचनाएं मिलती हैं, मिलन, पथिक, मानसी और शोपन। फिर नाथुराम शर्मा शंकर का मैंने आपको बता ही दिया। एक राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता कौमुदी भी है, जो इन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया था। और नाथुराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, कविता कामिनीकांत, साहित्य सुधाकर आदि उपनामों से जाना जाता है। फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल व रीति काल का समन्वय कवि कहा गया है। ये जकीना उपनाम से भी लिखते थे। इनकी बिहारी रत्नाकर जो है वो प्रामाणिक टीका मानी जाती है। इनकी रचनाएं हैं उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, गंगा अवतरण, ये प्रसिद्ध हैं। फिर सत्यनारायण कवि रतन हैं, इनकी भ्रमरदूत रचना प्रसिद्ध है। उसके बाद राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, इनकी भी धाराधर, दामन, स्वदेशी, कुंडल, कुछ रचनाएं प्रसिद्ध हैं। मुकुटधर पांडे जो हैं, इन्होंने छायावाद की शुरुआत की थी। सबसे पहले श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नाम से लेख प्रकाशित किए थे, इसलिए मुकुटधर पांडे को छायावाद नाम देने का श्रेय दिया जाता है। फिर लाला भगवान दीन हैं, ये थी हमारी द्विवेदी युग की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण लेखक, उनकी रचनाएं और द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन रचनाओं को दोहरान करते रहिए, आप याद करते रहिए और जी जान लगाकर अच्छे से मेहनत करते रहिए साथियों। जल्द ही भर्ती आएगी और आपका चयन भी होगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।